गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चा लोग? क्या हाल चाल है आप सबका? बताइए। ठीक ठाक? ठीक हैं आप सब? ठीक, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग अमन। गुड आफ्टरनून सदाम। गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली 2-3 पॉइंट पे है। आज का टॉपिक बेसिकली 2-3 पॉइंट पे। एक तो हम वेजिटेशन हम पढ़ेंगे, एक तो ये बात हो गई। फिर आपको कहा गया था कि कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, है ना? तो कुछ क्वेश्चंस भी देखा जाएगा, ठीक है? सर रिकॉर्डेड देते हैं। ऐसा कैसे हो गया? रिकॉर्डेड कैसे देते हैं? क्या रजनीश, ऐसे नहीं बोलते। रिकॉर्डेड में कभी नहीं दिया। मैं ठीक हूं सद्दाम, मैं ठीक हूं बाबू। आप लोग ठीक रहिए, जल्दी से ईश्वर अल्लाह भगवान एग्जाम जल्दी से कराए और आप लोगों को सेलेक्ट कराए। मैं तो एकदम ठीक हूं, है ना? रिकॉर्डेड नहीं है रजनीश, क्लास लाइव है, तभी तो मैं आपका मैसेज पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो। तो थोड़ा से क्वेश्चन हमें करने हैं। जो टॉपिक हमने पिछला पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेना है। वेजिटेशन, एक टॉपिक वेजिटेशन, दूसरा टॉपिक या पहला टॉपिक हम क्वेश्चन में कर लेंगे। पहला हम क्वेश्चन कर लेंगे, फिर दूसरा हम क्या कर लेंगे, ये वेजिटेशन कर लेंगे, ये टॉपिक कर लेंगे, ये दूसरा। तीसरा टॉपिक आपको याद होगा कि हम थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका भी कर रहे हैं। अगर जो हमारे इस लेक्चर में समय मिला तो हम एक उसमें से भी टॉपिक कर सकते हैं। यूरोप के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, है ना? प्रीवियस क्लास का नोट्स अपलोड नहीं हुआ, अच्छा ठीक है ना? तो ठीक है, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। डाउट कहाँ पूछें? तो बाबू डाउट अगर जो मुझसे कोई डाउट हो, क्लास से कोई डाउट हो, मतलब पढ़ाई से कोई डाउट हो, तब तो आप यहाँ लाइव पूछ सकते हो। दूसरा, अगर जो और कोई फंक्शनल डाउट हो, मैनेजमेंट वाला डाउट हो, तो वहां हेल्पलाइन नंबर जो भी है उस पर पूछ सकते हो। एग्जाम डेट क्या होगा, एनी आइडिया? ये तो तुक्का है अदिति, है ना? ये तो तुक्का है, मैं भी कुछ बोलूं तुक्का ही है कि यहाँ इस समय होगा एग्जाम, इस समय होगा। ये तो मतलब बहुत संभावना ऐसी है नहीं कि मैं एग्जाम का कुछ बता पाऊं, लेकिन हम लोग उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। ये लेक्चर कितना लेक्चर है? लेक्चर 12 है। 15 से 16 लेक्चर लगना था, तो 15-16 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। 3-4 लेक्चर और लगेगा, मामला जो भी ज्योग्राफी का जो डिसाइड है आपको पहली क्लास में बताया गया था वो खत्म हो जाएगा, है ना? तो 15-16 लेक्चर, ठीक। 3-4 क्लास आज ले लो, 3-4 क्लास और लगा लेना है, उसी में खत्म हो जाएगा। शुरू करें? चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। बताओ कौन सा प्रेशर बेल्ट इक्वेटर पर मिलता है? यहां पूछ रहा है कौन सा प्रेशर बेल्ट, फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज फाउंड द इक्वेटर। जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन करते जाइए, आप लोग जवाब बताते जाइए। अच्छा, एक चीज ये मेरी गलती है, मैं आप लोगों से ऐसे ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ही डिजाइन करता हूं, क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से मैं ही उठाता हूं, तो मैं ही अपने कंप्यूटर में बनाता हूं। तो ब्लैक बैकग्राउंड में मतलब उतने ज्यादा मैं कंप्यूटर का जानकार नहीं हूं, मैं आपसे बता दे रहा हूं। ज्योग्राफी आता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए बैकग्राउंड इसका वाइट ही रहता है। नोट्स का बैकग्राउंड ये क्वेश्चन का इसीलिए रहता है ना बाबू? तो आप इसे एडजस्ट करेंगे प्लीज, ठीक है?
चलो बताओ, अब क्वेश्चन कर लो, क्या हम इसे क्या बोलें? इक्वेटर के पास कौन सा प्रेशर बेल्ट रहता है? इक्वेटोरियल लो है, आंसर भी दिया है, तो फिर क्या दिक्कत? एक बार चलो फिर प्रैक्टिस करो। क्या कॉजेज है, क्या कारण है? कॉजेज, व्हाट कॉजेज दैट ट्रेड विंड ब्लो करती है ईस्ट से वेस्ट। ट्रेड विंड ब्लो करती है ईस्ट से वेस्ट, दोनों हेमिस्फेयर में। ध्यान दो, अब देखो, हर विंड मान लेते हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, इधर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, इधर से इधर साउथ, ध्यान देना, इधर से इधर नॉर्थ। जल्दी नहीं मचाना है। कोई भी विंड, कोई भी एयर मास हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा। अगर इसे डायरेक्शन बोलें तो या तो विंड नॉर्थ मूव करेगा या तो साउथ मूव करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने आपसे बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे राइट साइड, इसका मतलब ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड, ईस्ट से वेस्ट विंड मूव कर जाती है। तो ये जो विंड ईस्ट से वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर में मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट, किसके नाते? बताओ, ये जवाब देना है। तो दूसरे का कौन सा आंसर देंगे? बताइए बेटा। अरे भाई, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के नाते तो विंड नॉर्थ से साउथ मूव करती, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, लेकिन ईस्ट से वेस्ट डिफ्लेक्ट होती है, किसके नाते? याद नहीं आ रहा है? कौन सा? कोरियोलिस फोर्स। किसके नाते डिफ्लेक्ट हो रही है? कोरियोलिस फोर्स। समझ में आई बात? बोलो। कोरियोलिस फोर्स लगा देना। आगे बढ़े। ठीक, कौन सा प्रेशर बेल्ट, देखो कौन सा प्रेशर बेल्ट लोकेटेड है अप्रॉक्स 30 डिग्री लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर? कौन सा प्रेशर बेल्ट बताओ? ठीक है, बोलो। सब ट्रॉपिकल, याद है? आपको बताया था कि भाई ये इक्वेटर, यहां इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसी के बगल में 32 35, इसी के बगल में 32 35, ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला, यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहां ये 62 65 नॉर्थ वाला, ये सब पोलर लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। ऐसे यहाँ 62 65 ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ऐसे ये पोलर हाई प्रेशर और ये पोलर हाई प्रेशर, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो बाबू इसका जवाब भी हो जाएगा। ऐसे ही ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसे आपको पढ़ाया ही है। ठीक है, विंड जो बहती है फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से किधर? इक्वेटोरियल लो प्रेशर, क्या बोली जाती है? इसका मतलब यही तो सवाल आया। ये विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इधर राइट से इधर लेफ्ट से, कौन सी विंड है? कौन सी विंड है? याद आ रहा होगा। कौन सी विंड? कौन सी विंड होगी? ट्रेड विंड ना बेटा। कौन सी विंड होगी? ट्रेड विंड। तो आप इसे लगा देंगे। कौन से डायरेक्शन में वेस्टर्ली फ्लो करती है? वेस्टर्ली।
जिसका जैसा नाम हो, जैसे हम गांव में वगैरह रहते हैं तो बोलते हैं पछुआ चल रही है, पछुआ का मतलब पश्चिम से आ रही है तभी तो पछुआ हुई। पूर्वी हवा का मतलब ईस्टर्ली का मतलब ईस्ट से आ रही है तभी तो ईस्टर्ली हुई, है ना, तभी तो ईस्टर्ली हुई। बोलो इसी तरीके से। तो इसमें कोई दम नहीं है। किधर से वेस्टर्ली, किधर वेस्ट से ईस्ट। अगला क्या रहा है, ITCZ कहां रहता है, बोलो। ITCZ एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, पोलर रीजन में हाई प्रेशर जोन, डाइवर्जिंग वेस्टर्ली कुछ नहीं है, ये कन्वर्जिंग ट्रेड विंड्स, याद है। ITCZ का मैंने फुल फॉर्म भी बताया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। और ये कन्वर्जिंग जोन कौन सी विंड का है, ट्रेड विंड का, बताया था ना। ये कन्वर्जिंग जोन कौन सी विंड का है, ट्रेड विंड का, ठीक है ना बेटा। तो 6 का क्या कर देंगे, 6 का सी है। अगला, ड्यूरिंग विच सीजन, किस सीजन में ITCZ जैसे होता है शिफ्ट टूवर्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, किस सीजन में नॉर्दर्न होता है। और जब नॉर्दर्न होता है तो मॉनसून आता है, तो किस सीजन में बताओ, जून महीने में। मॉनसून हमने पढ़ा जून महीने में नॉर्थ हो जाता है तभी तो इंडिया में डेवलप होता है। जून महीने में नॉर्थ हो जाता है तभी तो इंडिया में डेवलप होता है, ठीक है। और जब यही देखो, ऐसे अफ्रीका है, अफ्रीका आपको बताया भी था, ऐसे अफ्रीका है, यहां पर्शियन गल्फ है, ये इंडिया है, ऐसे समझिए। यहां ऐसे इक्वेटर है, पहले ITCZ यहां होगा, पहले ITCZ यहां था, अब ITCZ यहां हो जाता है, कब, जून महीने में। ITCZ यहां हो जाता है जून महीने में, है ना बाबू। और जब यहां हो जाता है तो यही ट्रेड विंड ऐसे यहां से मुड़ के जाने लगती है। और इसी ट्रेड विंड को हमने बोला था ये मॉनसून है, साउथ वेस्ट ट्रेड है। ITCZ साउथ में शिफ्ट हो गया, तो किस सीजन में शिफ्ट होता है, बोलिए बाबू। तो आपसे मान लेते हैं इसमें बढ़ा के सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना प्लीज, प्लीज इधर ध्यान देना, पानी में पी लूं। थोड़ा सा ध्यान देना। तो अगर जो ITCZ इधर शिफ्ट हो जाए, तो एक बात बताओ, ITCZ के इंडिया में शिफ्ट होने के नाते यही ITCZ तो खींच ले रहा है ना, कहां से, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से। कौन सी विंड, साउथ वाली ट्रेड को, सदर्न ट्रेड को, सदर्न ट्रेड को खींच ले रहा है। अच्छा, इसका मतलब मॉनसून इंडिया में आने के कई कारण होंगे, देर आर मेनी कॉजेज, फैक्टर ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ मॉनसून इन इंडिया। उसमें से ध्यान देना प्लीज बेटा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उसमें से ये एक बड़ा कारण है, ये एक बड़ा फैक्टर है मॉनसून को इंडिया में लाने का, क्या, ITCZ का डेवलपमेंट। कहां, इंडिया में, कहां, समर में। इसीलिए इसे मॉनसून ट्रफ कहते हैं। ट्रफ का मतलब लो प्रेशर एरिया, इसका मतलब इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, एक बीच में से लो प्रेशर, OITCZ। और इसी हाई प्रेशर से यहां ऐसे विंड आ रही है, इधर हाई प्रेशर, बीच में लो प्रेशर, मॉनसून ट्रफ, क्योंकि मॉनसून इसी के नाते आता है। क्या ये मॉनसून ट्रफ आप समझ पाए, वाह, मॉनसून ट्रफ आप समझ पाए, बोलिए। तो क्यों मॉनसून ट्रफ इसे बोला गया, क्योंकि ITCZ जब डेवलप होता है तो मॉनसून आने का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है, सबसे बड़ा फैक्टर, कॉज बन जाता है। इसीलिए इसे मॉनसून ट्रफ का मतलब लो प्रेशर एरिया कहता है। क्या मैं इसे समझा पाया, मॉनसून ट्रफ। और ये मॉनसून ट्रफ कब होगा, जब जून महीना या समर महीना, समर सीजन होगा। और ITCZ कहां डेवलप होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
इसी बहाने एक बात और जान लिए। बोलिए बेटा, समझ पाए आप? ठीक, इस क्वेश्चन को कीजिए। ITCZ इसमें से किसको रिफर्ड करेगा? किसको? जल्दी से बताओ। याद है? डोलड्रम याद आ रहा है ना? बताया गया था आपको डोलड्रम, कि डोलड्रम में वहां हवाएं क्षैतिज वर्टिकल चलती हैं, ऊपर उठती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं चलती। ठीक है, बताया गया था आपको। ठीक है, ITCZ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेदर तो शांत रहेगा, लेकिन थंडर स्टॉर्म आता रहेगा, क्योंकि ऊपर हवा ऐसे उठती रहेगी। 0 डिग्री, ये 5, ये 5, और यहां से हवा तो ऐसे आती होगी, तो वेदर तो शांत रहेगा, लेकिन यहां ऐसे ऊपर उठता रहेगा हवा, और ये हवा ऊपर यहां से यहीं से उठ जाएगी, और यहां ऊपर उठता रहेगा हर दोपहर बाद, है ना? तो हर दोपहर बाद ये ऊपर उठता रहेगा। इसीलिए इस रेन को कन्वेक्शनल रेन कहते हैं, जो हर दिन होता है, एवरी डे आफ्टरनून, हर दिन होगा, ये हर दिन होगा दोपहर के बाद। और दोपहर के बाद जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ध्यान देना, सनलाइट दोपहर में ज्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर कब ज्यादा होगा? दोपहर के बाद। अगला क्या? फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर एटमॉस्फेयर फ्रॉम सरफेस टू अपवर्ड। मैंने बोला था, और ये किसी न किसी साल एग्जाम में आया है। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा करेंगे? जवाब क्या लिख रहे हैं? किस जोन में होगा? किस जोन में मतलब क्या? किस जोन में बेटा? बी। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, या इसी को थर्मोस्फेयर, इक्सोस्फेयर। 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, ओजोन लेयर किस में होगी? ओजोन लेयर बताओ बाबू। ओजोन लेयर किस में होगी? किस में होगी पता है? डेली रेन किस में होगा? डेली रेन कहां होगा? इक्वेटर पे होगा। देखो यहां यही बताया। अच्छा, वही मैं सदाम हो या इकबाल, सदाम की बात मैं समझ नहीं पाया। यहां मैंने बोला कि इक्वेटर पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में डोलड्रम में यहां हर दिन बारिश होगी, डेली रेन होगा।
और ये ऐसे हवा ऊपर उठेगी ज्यादा टेम्परेचर से, कन्वेक्शन फॉर्म में 90 डिग्री बनाकर ऊपर उठती है, इसीलिए कन्वेक्शन फॉर्म में ऊपर उठती है। तो कन्वेक्शन फॉर्म में ऊपर उठेगी, बादल बनाएगी, तो कन्वेक्शन रेन कहते हैं। यही मैंने बोला बेटा, वही मैं आपकी बात समझ नहीं पाया था। ठीक है, तो ओजोन लेयर किस में होगा? स्ट्रेटोस्फेयर में होगा। कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा वेदर इवेंट होते हैं भाई? ये तो नाम ही है, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। सबसे ज्यादा मौसम की घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। ठीक है, इसमें कौन सा दम था? अगला, हाईएस्ट टेम्परेचर किस में है बताओ? कौन सी लेयर है जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? कौन सी लेयर है जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? बताओ यार। आप बोल XYZ नाम तो सही लिखो जिसे मैं बता सकूं। XYZ कह रहे मस्त पढ़ा रहे हो। पढ़ा कहां रहा हूं? अभी कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा, तब देखिएगा। अच्छा, आप लोग रिकॉर्डेड देखते होंगे ना? अच्छा, क्या नाम है आपका जिसका XYZ लिखा हुआ आ रहा है? कोई नहीं, तो इसमें क्या हम लगा देंगे? हाईएस्ट टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में या आयनोस्फेयर में। इसी आयनोस्फेयर में लाइट्स मिलती हैं। ठीक है, इसी आयनोस्फेयर में लाइट्स मिलती हैं, अरोरा। इसी आयनोस्फेयर में रेडियो वेव वापस जाती है। ठीक है, रिटर्न होती है कहां? अर्थ पे। इसीलिए रेडियो के लिए सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है ना बेटा। तो सी हो जाएगा इसका, थर्मोस्फेयर। अगला देखो, व्हाट इज द ITCZ? क्या है बताओ? ITCZ क्या है? क्या लगाओगे इसका? अरे भाई ITCZ अभी तो आपको बताया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। कन्वर्ज वहीं हवा करेगी जहां लो प्रेशर होगा, तभी तो हाई प्रेशर से हवा कन्वर्ज होगी। हाई प्रेशर से हवा कन्वर्ज होगी लो प्रेशर की तरफ, तो कन्वर्ज वहीं हवा होगी जहां लो प्रेशर होगा। तो पहले देखो यहां कहां दिया है, खट से मार देंगे दूसरा वाला। मतलब आसान है, आप खुद देखो। तो बी लो प्रेशर एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ITCZ? कौन सा ITCZ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? टुवर्ड वार्म, हमें ये तो है। हाई प्रेशर जोन तो नहीं है, होता है, यही नहीं है। और सब है, रेन होता है, थंडर स्टॉर्म आते हैं, शिफ्ट करता है सीजन में, सब कुछ है। खाली क्या नहीं है? हाई प्रेशर नहीं हो, लो प्रेशर एरिया है, कन्वर्जिंग जोन है, और सब है। देखो क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तब आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से पढ़ना है। इसीलिए आप देखे होंगे कि लगभग भले क्लास का आधा समय चला गया, लेकिन हम जब 2-4 टॉपिक पढ़ा लिए तो उस पर मैं क्वेश्चन करवाया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर जो पिछला क्लास आप सावधानी से पिछले क्लासेस आप किए होंगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर जो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसका मतलब आपको पिछले क्लास देखने की जरूरत है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ो बेटा, सी है अगला। Which of the following atmospheric cell found between 0 to 30 latitude? ये बताओ,
0 से 30 लेटीट्यूड में कौन सी सेल मिलती है? अब ये तो मतलब अच्छे से पढ़ा होगा कि यहां से ऐसे हवा ऊपर उठी, फिर इधर गई, फिर यहां आई, ऊपर उठी, फिर इधर गई, फिर यहां नीचे उतरी, फिर इधर हवा जा रही है, फिर इधर हवा जा रही है। ये कौन सी सेल है? इसे कौन सी सेल कहते हैं? जल्दी बताइए। 16। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे बेटा, हेडली सेल। और ऐसे यहां कौन सी सेल बनेगी? ये फेरल सेल, ये पोलर सेल, है ना, ऐसे ही फेरल पोलर। याद आ रहा है? ठीक है, हेडली सेल। आगे बढ़ जाओ। विच एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन सेल इज रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग एयर फ्रॉम इक्वेटर टू सब ट्रॉपिकल। अब बताओ कौन सी सेल है जो अब ध्यान देना, जो इक्वेटर का की हवा सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफर करती है। इक्वेटर की हवा सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफर करती है, इसी को देख के बताओ। इक्वेटर की हवा सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफर करती है, कौन सी सेल है? इक्वेटर की हवा जो सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफर करे, उस सेल का नाम बताओ। सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफर करे, उस सेल का नाम बताना है। ये क्वेश्चन ये है। जल्दी। इक्वेटर, बहुत अच्छे, गुड। कौन सी सेल है? हेडली, हेडली सेल। आंसर ए। फेरल सेल नहीं, इकबाल, फेरल सेल नहीं। अरे भाई ये फिगर मैं दिखाया हूं, ये फिगर दिखा के मैं क्वेश्चन पूछा हूं। ये देखो फिगर बना, कौन सी सेल है, मैंने बोला कौन सी सेल है जो इक्वेटर की हवा सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफर करती है। आपसे पूछा जाए कौन सी सेल है जो सब पोलर लो प्रेशर, जो सब ट्रॉपिकल की हवा सब पोलर में ट्रांसफर करती है, तब वो फेरल सेल होगा। या सब पोलर लो प्रेशर की हवा सब ट्रॉपिकल में, तब वो फेरल सेल होगा। पूछा गया इक्वेटर की हवा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में ट्रांसफर करती है, तो वो यही तो है, यहां से ऊपर से ट्रांसफर करती है, नीचे से तो ट्रेड विंड आती है। ठीक है, ए। अगला कह रहा है कौन सी फेनोमेना कारण है, कॉजेज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न दैट लीड्स टू मॉनसून। क्या है बताओ? अरे यार इसमें इतना आसान सवाल। मॉनसून क्यों आता है, इसे समझो ना। सिंपल सी बात, ITCZ का शिफ्टिंग होता है, नॉर्थ में शिफ्ट होता है, साउथ में शिफ्ट होता है, हो गया यार। इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, यही तो बार बार हम पढ़ रहे हैं। बस इसी क्वेश्चन, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यही सारे टॉपिक हैं, इसी में डिफरेंट टाइप के एग्जाम में एक अलग क्वेश्चन दिया, एक कोनो फिर अलग क्वेश्चन दिया, एक फिर कोई दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, उसी में मतलब जिलेबी बना के एक अलग से पूछ रहा है, एक अलग से पूछ रहा है। इस टाइप का तो क्वेश्चन दिया है, आपको देख ही रहे हो, है ना। और आगे बढ़ो। अगला, मोस्ट प्रोमिनेंट मॉनसून सीजन, सबसे अच्छा मॉनसून सीजन कहां होता है? साउथ एशिया में, क्योंकि साउथ एशिया में हिमालय है ना। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मॉनसून सीजन होता है बेटा यहां, ये साउथ एशिया। क्यों? क्योंकि यहां ऐसे हिमालय है, यहां
हिमालय है, तमाम सारे, यहाँ पामीर है, यहाँ हिंदू कुश है, सुलेमान है, ऐसे घेरा हुआ है। तो यहाँ मानसून बड़ा अच्छा होता है, मतलब इंडिया साउथ एशिया जो कह दो, ठीक है, बहुत अच्छा मानसून होता है, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी इतनी अच्छी है। और टोपोग्राफी आप इंडिया के आसपास की टोपोग्राफी आप पढ़े हो तो देखो, सी साउथ एशिया, ठीक है। अगला क्या है, प्राइमरीली कॉजेज ऑफ इंडियन मानसून। क्या कॉजेज है भाई? टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन लैंड एंड सी, ये तो कॉजेज है। क्या है, विच इज द प्राइमरीली, ये कन्वर्जन ऑफ द पोलर एंड फेरल सेल, कोई नहीं, ये तो कॉजेज नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन, यही कॉजेज है। टेम्परेचर डिफरेंट होता है, कहां टेम्परेचर डिफरेंट होता है? देखो यहां जून के महीने में सन यहां होता है, इसीलिए टेम्परेचर यहां ज्यादा, कंपेरेटिवली यहां टेम्परेचर कम टेम्परेचर का मतलब हाई प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर, इसका मतलब ITCZ। और बेटा यहां हाई प्रेशर से यहां लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। इसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी, मतलब दूसरा वाला आप लगा दोगे, ठीक है, दूसरा वाला लगा देंगे। अगला, कौन से हेमिस्फेयर समर एसोसिएट विद द नॉर्दर्न माइग्रेशन ऑफ ITCZ? कह रहा है विच हेमिस्फेयर समर्स इज एसोसिएटेड विद द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर माइग्रेशन ऑफ ITCZ। कौन से हेमिस्फेयर में समर होता है जब ITCZ साउथ में हो जाए? ऐसे देखो, ये पूछ रहा है। यहां देखो अफ्रीका, ये इंडिया, ये इक्वेटर, यहीं ऑस्ट्रेलिया। हमने देखा इसका 2 फिगर हमने देखा, देखो, अरे सॉरी, इसका 2 फिगर हमने देखा। कैसे देखें, ये तो गड़बड़ा जा रहा है। अच्छा ऐसे देखो, इसी में ऐसे मान लेते हैं बेटा, जून महीने में ITCZ यहां रहा, अब दिसंबर महीने में ITCZ इधर हो गया, क्योंकि सन दिसंबर में साउथ आ गया, तो यहां टेम्परेचर कम, दिसंबर में यहां विंटर, लेकिन यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां समर, तो साउथ में समर, नॉर्थ में विंटर, साउथ में समर और नॉर्थ में विंटर। समझ में आ रही बात? तो ऑस्ट्रेलिया में खूब गर्मी पड़ने लगेगी। अब दिसंबर आएगा, ऑस्ट्रेलिया में खूब गर्मी पड़ने लगेगी। आप सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ऑफिस जाते वक्त तालाब में कूद गया, बेहुदा कहीं का, तालाब में कूद गया। यहां रोज तालाब में कुल नहाते हैं, अब वहां भाई ऑस्ट्रेलिया में तालाब में कूद गया, इतनी ज्यादा गर्मी हुई, लोग गर्मी ज्यादा नहीं सह पाते, तो इसीलिए वो न्यूज में आ जा रहा है। वैसे भी वेस्टर्न मीडिया, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया तो न्यूज में ले ही आती है, तो उसका यही सदर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। क्या पूछ रहा है यार? विद द नॉर्दर्न, कौन से हेमिस्फीयर में समर होता है एसोसिएटेड विद द नॉर्दर्न माइग्रेशन? अरे मैंने एक्सप्लेनेशन गलत किया, वही तो कह रहे हैं, गड़बड़ हो गया बेटा। ये पूछ रहा है, माफ करना मैं समझ गलत गया, सॉरी। ये कह रहा है कि जब ITCZ नॉर्थ में मूव करेगा, यहां होगा ITCZ, तो यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नॉर्थ में मूव करेगा तो कौन से हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, है ना? हाँ ठीक है, माइग्रेशन का मतलब शिफ्टिंग है, सही कह रहे हो, तो कौन से? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये मैं गलत समझ गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? विच एटमॉस्फेरिक सेल इज फाउंड बिटवीन 30 to 60 लैटिट्यूड? कौन सी एटमॉस्फेरिक सेल 0 डिग्री, 30 to 35, 60 to 65? कह रहा है एक तो एटमॉस्फेरिक सेल ये, अब फिर से देखो यहां एक एटमॉस्फेरिक सेल ये हेडली सेल, ये फेरल सेल, ये पोलर सेल,
कह रहा है कौन सी एटमॉस्फेरिक सेल 30 से 60 लेटीट्यूड में है। जवाब बताओ। 22 का सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इकबाल। ठीक है, यही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में क्या ट्रू है? तो भाई क्या है? ये रहता है ड्राई एरिड क्लाइमेट, यहां रहता है। पहला ऑप्शन कह रहा है इट कॉज एज ए फ्रीक्वेंटली थंडर स्टॉर्म एंड रेनफॉल। फिर से देखो, अब इसमें यहां देखो, ये 0 डिग्री, थोड़ा ध्यान से समझना, यहां 0 डिग्री, यहां करता है ये 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से हवा ऊपर उठी, जहां हवा ऊपर उठती है वहां थंडर स्टॉर्म आता है, वहां बारिश होती है। लेकिन 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, यहां ऐसे हवा नीचे उतरती है, यहां ऐसे हवा नीचे उतरती है। हवा जब नीचे उतरी, यहां हवा नीचे उतरती है, तो यहां ध्यान देना, यहां टेम्परेचर बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो पहला क्या दिया है? ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट, तो एक तो हो गया, ट्रू है। फ्रीक्वेंटली थंडर स्टॉर्म तो यहां आएगा, यहां ड्राइनेस बढ़ जाएगी, नीचे हवा आ रही है, मतलब यहां तो वेदर शांत रहेगा, काम रहेगा। ठीक है, तो यहां ये तो नहीं होगा। इट इज लोकेटेड द पोलर रीजन, भाई पोलर रीजन में भी नहीं होगा। फिर से क्या कह रहा है? फॉर्म विच आईटीसी मीट द पोलर, ए भी नहीं होगा, एक है ना। तो जहां हवा, ऐसे समझो, जहां हवा नीचे की तरफ उतरेगी, वहां हवा को जब, अरे भाई हवा जब ऊपर जाएगी तभी तो बादल बनेंगे, जब बादल बनेंगे तभी थंडर स्टॉर्म का चांस है, जब बादल बनेंगे तभी बारिश का चांस है, तब मौसम खराब होने का चांस है। लेकिन जब उसका उल्टा हो रहा है, उल्टा का मतलब जब हवा नीचे की तरफ आ रही है, जब हवा नीचे की तरफ आ रही है तो बारिश का कोई चांस नहीं, जब हवा नीचे की तरफ आ रही है तो थंडर स्टॉर्म का कोई चांस नहीं, जब हवा नीचे की तरफ आ रही है तो वेदर काम एंड कूल। कूल कह रहे हैं, कूल तो नहीं होगा, वार्म होगा, लेकिन काम वेदर रहेगा। क्लियर? अगला ए। विच ऑफ द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम प्लेस सिग्निफिकेंट रोल ऑन ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। बताओ, ये तो इसमें कुछ मैं हिंट नहीं दूंगा। भारत के मानसून को आने के लिए कौन सी जेट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है सबसे ज्यादा? कल मैं पढ़ाया हूं, कल का, हाँ कल ही तो। अरे भाई, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट, याद करो, याद करो ऐसे, ये तिब्बतियन प्लेटू, ये हिमालय, ये गेंगेटिक प्लेन, यहाँ ये गेंगेटिक प्लेन, यहाँ पेनिनसुला प्लेटू, ये ओशन। यहाँ से हवा ऊपर उठी, ये हवा इस तरीके से इधर आई, यहाँ ये हवा नीचे की तरफ आई, यहाँ हाई प्रेशर इंडियन ओशन में बना लिया, यहाँ प्लेटू है, यहाँ गेंगेटिक प्लेन है, ये हिमालय है, ये तिब्बतियन प्लेटू। आप खुद देखो, ये तिब्बतियन प्लेटू, हिमालय, गेंगेटिक प्लेन। ये जो जेट जा रही है ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। यही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जब यहाँ हाई प्रेशर बनाएगी तो इधर पुश करेगी, और ये जो हवा पुश कर रही है यही साउथ वेस्ट ट्रेड है या मॉनसून। क्या बताओ, यही फिगर सेम बनाया था आपको पढ़ाते समय, यही फिगर बनाया था ना बेटा, सेम फिगर बनाया था। बोलिए, यही फिगर बनाया था। तो क्या लगाएंगे आप इसमें? हम क्या लगा देंगे?
इसमें हम लगा देंगे क्या, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, सबसे ज्यादा रोल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट प्ले करती है। सबसे सिग्निफिकेंट रोल कौन सी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। अगला कौन सा, विच डज द पोजीशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। सब ट्रॉपिकल जेट, वेस्टर्ली जेट क्या करती है, इंडियन मानसून को। ठीक है, इंडियन मानसून को सब, द सदर्न पोजीशन ऑफ सब ट्रॉपिकल वीकर मानसून, तो सदर्न पोजीशन में ये जेट रहेगी तो वीक कर देगी मानसून को। द नॉर्दर्न पोजीशन ऑफ जेट द वीकर द मानसून, नहीं वीक नहीं करेगी, ये गलत है। द सदर्न पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम, ये भी वीक करे, स्ट्रांग नहीं करेगा। द जेट स्ट्रीम डज नॉट अफेक्ट द, ये भी नहीं। ऐसे समझो, देखो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। यहां सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ठंडक में बारिश करवाती है, आपको बताया था। ऐसे वेस्टर्ली विंड को पुश करती है, हिमालय से ब्लॉक कर देता है और बारिश होती है। लेकिन इस जेट, ये जेट अगर ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट अगर ये नॉर्थ में चली जाए, ऐसे नॉर्थ में चली जाए, नॉर्थ में अगर जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट गई, तब यहां से मॉनसून आने लगेगा। अगर जो ये नॉर्थ में ना जाके यहीं रहे जहां है, तो फिर से इधर से जो हवा आ रही थी, इधर से जो हवा आ रही थी, ये हवा हिमालय को नहीं टकराएगी, इधर मुड़ जाएगी। मतलब मॉनसून को वीक कर देगा, हवा को इधर राइट साइड पुश कर देगा। तो अगर जो सब ट्रॉपिकल जेट इंडियन प्लेन में रहे, यही तो कह रहा है, सदर्न पोजीशन में रहे जेट स्ट्रीम, तो ये क्या कर देगा, मॉनसून को वीक कर देगा। ये जेट हमारा जो मॉनसून आ रहा है इसे वीक कर देगा। ठीक है, हो गया, यही है। ठीक, आगे, अच्छा यही है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर द प्रोटेक्टेड अल्ट्रावायलेट, ये तो स्ट्रेटोस्फेयर वही बात है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मोस्ट वेदर फेनोमेना, अच्छा लग रहा डबल हो गया क्या, वेदर फेनोमेना ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो यही वेदर फेनोमेना है। एटमॉस्फेयर इज कूलेस्ट, अच्छा फिर कह रहा है द कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है, मेसोस्फेयर है, याद है ना, -90 तक चला जाता है यहाँ का टेम्परेचर, तो मेसोस्फेयर। अगला फिर क्या है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्मोस्फेयर में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, थर्मोस्फेयर में। अगला एटमॉस्फेयर, मेटेओर्स कहाँ जलते हैं, मेसोस्फेयर में। ये भी आपको बताया था, एक कोई बच्चा क्वेश्चन भी पूछा था क्यों जलते हैं, ये भी कोई क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था कि यहां से एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है जिससे फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन लगने के नाते ये जलने लगते हैं, फ्रिक्शन होने के नाते ये जलने लगते हैं। अगला फिर क्या कह रहा है, हाँ यही तो है, क्या कह रहा है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। चलो ये गजब की बात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब साइक्लोन से भी है, प्राइमरी एनर्जी क्या है। एक बात बताओ, ऐसे समझो, पहले यहां लो प्रेशर एरिया, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया, तो यहां से तो हवा ऊपर उठ रही है, यहां से तो हवा ऊपर उठ रही है, ये हवा इधर जा रही है, ये हवा फिर नीचे उतर रही है, नीचे उतरते समय टेम्परेचर इस हवा का बढ़ गया, ये हवा डाइवर्ज हुई, ये हवा नीचे उतर रही है, नीचे उतरते समय टेम्परेचर बढ़ गया, फिर यही टेम्परेचर बढ़ी हुई हवा इधर आ रही है, टेम्परेचर बढ़ी हुई हवा इधर आ रही है, ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के नाते पानी को और इवोपरेट कर रही है और एक सेल बना ले रही है, तो पानी का लेटेंट हीट ही इसकी एनर्जी बन जाता है, क्योंकि सेल है। जैसे आप देखते होंगे, ऐसे आसान भाषा में समझो, आप देखते होंगे कभी किसी मॉल वगैरह में जाइए, मॉल का
अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर ना निकले, क्योंकि मॉल में जाएंगे तो दरवाजा तो खुला रखना पड़ेगा मॉल वाले को, क्योंकि भाई लोग आएंगे जाएंगे। लेकिन अगर जो इतना बड़ा दरवाजा खुला ही रख रहा है तो फिर क्या होगा, अंदर का सारा ठंडा जो भी एटमॉस्फेयर हो बाहर निकल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, वो लोग अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर ना निकले और दरवाजा भी खुला रहे, लोग आए जाए, बड़ा दरवाजा खुला रहे, दो खुला रहे, तीन खुला रहे, तो क्या करते हैं, एक गर्म हवा की लेयर छोड़ते हैं दरवाजे के एकदम ऊपर से। वो गर्म हवा की लेयर एक फ्रंट बना देती है, एक डिसकंटिन्यूटी बना देती है, जिसके अंदर का टेम्परेचर अंदर, बाहर का टेम्परेचर बाहर हो जाता है। तो देखो साइक्लोन भी वही कर रहा है। ये बाहर गर्म हवा की लेयर है, ऊपर से नीचे आ रही है तो गर्म हवा हो गई, इससे गर्म हो गई है, इससे गर्म हो गई है, इसीलिए ये पूरा सेल बन जाता है, अंदर लेटेंट हीट काम करता है। तो देखो कंडक्शन और लेटेंट हीट, क्लियर? देसी भाषा में समझो ना, हम बहुत ज्यादा फिजिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, फिजिक्स वगैरह में आप इसे बहुत डिटेल में तमाम इक्वेशन लगा के भी पढ़ते होंगे, ठीक है? वही मॉल वाला एग्जांपल, हाँ यार मॉल के जैसे हम दरवाजे पे पहुंचे तुरंत गर्म हवा की लेयर छोड़ी गई, हल्का फिजिक्स है। अगला क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के आई में क्या होता है, क्या काम कंडीशन होती है? कुछ नहीं, मॉडरेट विंड, अच्छा हाँ, क्या होता है, स्ट्रांग विंड होता है ना, काम कंडीशन क्लियर स्काई होता है, ये तो होता है, और ये भी नहीं होता, थंडर स्टॉर्म भी नहीं होता, यही होता है, आपको बताया भी था काम कंडीशन, ठीक है? आई वॉल में ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्ट्रांग विंड, हैवी रेन, सब याद है, स्ट्रांग विंड होता है, रेन ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक टू ट्रॉपिकल साइक्लोन? क्या है, लैंड में नहीं होता, लार्ज साइज, वार्म कोर, फ्रंटल ओरिजिन ना, फ्रंटल ओरिजिन तो टेम्परेट साइक्लोन होता है, कौन सा है, वार्म, सी। क्यों? क्योंकि ऐसे जब आप देखेंगे ऐसे जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो यहां ऐसे गर्म हवा यहां नीचे भी उतरती है हल्की हल्की आई में, वही ये कह रहा है। कोर इसका क्या होगा, गर्म होगा, कोर इसका क्या होगा, ये आई, कोर का मतलब आई, इसका गर्म होगा। फिर क्या कह रहा है, टेम्परेट साइक्लोन टिपिकली फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन, टेम्परेट साइक्लोन कैसी बाउंड्री बनाता है, देखो टेम्परेट साइक्लोन कैसा आएगा, एक तरफ से ठंडा, दूसरे तरफ से वार्म एयर मास, दोनों जब टकराएंगे तो क्या बनाएगा, ये फ्रंट और ऐसे साइक्लोन बनाएगा, कौन सा, टेम्परेट साइक्लोन। अब लगा लो, ए वार्म एंड ए कूल एयर मास, ए वार्म एंड ए कूल एयर मास हो गया। अगला, ये सैफिन सिम्पसन हरिकेन का नाम पूछा है। अब हरिकेन है तो ऐसे ही यार बोला था, हरिकेन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बवाले खत्म है, हरिकेन लिखा है, ठीक है? फॉलोइंग रीजन मोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, मेटेरियन सी, नॉर्थ अमेरिका, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन ज्यादा है। अब दिमाग में ये भी आता है क्या ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए है, तो इंडियन ओशन। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में कॉन्टिनेंट्स ज्यादा हैं, कॉन्टिनेंट्स ज्यादा होने के नाते होता क्या है बेटा, कॉन्टिनेंट्स ज्यादा होने के नाते यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो आसानी से यहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अरे ना, इसे सही करो, इंडियन ओशन, ठीक है? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में नहीं। कौन सा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हाँ बेटा इसे सही कर लेना, इंडियन ओशन होगा, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन, क्या बात,
पॉजिटिव इंपैक्ट। यार कोस्टल इरोजन ही तो पॉजिटिव है ही नहीं, फ्लड पॉजिटिव नहीं है, डैमेज पॉजिटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, और तो कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। ठीक है, और तो कुछ पॉजिटिव, और तो सब नेगेटिव नेगेटिव है। इंडिया रिसीव द फर्स्ट मॉनसून रेन कहां रिसीव करता है? केरल में। ठीक है। प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून, प्राइमरीली फैक्टर ये है ITCZ, यही तो हम बार बार कर रहे हैं। क्या है? ITCZ। तो अब एक काम करते हैं, इसे रहने देते हैं, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं ना। लास्ट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, इंडिया रिसीव द लीस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, कहां सबसे कम वर्षा होती है? इसे भी बताने की जरूरत है क्या? थार रेगिस्तान में। तो हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन आगे जो भी होगा 2-4-10 क्वेश्चन हो गए, उसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। थोड़े से टॉपिक पढ़ लेते हैं, यही सब क्वेश्चन तो हैं। अब इसमें दिया है थार डेजर्ट के बारे में, है ना। मानसून ब्रिंगिंग रेनफॉल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, भाई ऐसे आपको बताया गया था ना कि जब मानसून लौटता है तो इसे ही क्या बोल देते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। सदर्न पार्ट में तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही फॉलोइंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंडियन मानसून, दुनिया भर का नेगेटिव इंपैक्ट है, ये नेगेटिव इंपैक्ट यही है। अभी तो वहां देखा, वहां पॉजिटिव दिखा, यहां नेगेटिव दिखा। ठीक है। तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। आई होप अगर जो आप कहिए ये सब एक बार देखिएगा क्वेश्चन, है ना। सारा टाइम उसी पे नहीं लेके जाना है। क्या बोलते हैं आप? ठीक है ना। आ जाए टॉपिक पे। बोलो बेटा। ठीक, चलो क्वेश्चन करवा दें। अच्छा भाई, कौन सी स्ट्रीट नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करती है? बेरिंग स्ट्रीट। रिवीजन भी हो जा रहा है और एक्सप्लेनेशन भी। हाँ, लेकिन टॉपिक हुआ जरूरी है भाई, टॉपिक भी पढ़ना जरूरी है ना बेटा। तो देख लेना, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। ठीक है। बाउंड्री यूनाइटेड स्टेट कनाडा के बीच में कौन सा है ना? यही बाउंड्री है। कौन सा लोकेटेड नहीं है नॉर्थ अमेरिका में? अब ये सब तो आप देख सकते हो, एक बार देखना, अपने खुद देखना। ठीक है, एक बार अपने खुद देखना। ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। 1 घंटा पढ़ लेते हैं, टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, वो जरूरी है। वेजिटेशन। वेजिटेशन में ऐसा नहीं है कि आपको दिया गया है, इसमें देखो क्या क्या वेजिटेशन है, इसका सारी चीजें दिया गया है, क्या क्या कैसे कैसे है। लेकिन क्या इससे आप आज तक पढ़ पाए थे? क्या ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या आज तक जान पाए थे इसको? तो इसलिए ध्यान से समझना है, अब समझने वाली बात। चलो शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया का हम नेचुरल वेजिटेशन फोकस रहेंगे, हमारे एग्जाम में यही आता है। ठीक। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का जो बेस है, या जो बेस है वो 2, कई सारा इसका आधार है, बेस कई सारा है, लेकिन 2 बेस तो
ध्यान देना है। दो कौन कौन से? एक तो टेम्परेचर, एक प्रिसिपिटेशन। एक टेम्परेचर, दूसरा कौन सा? प्रिसिपिटेशन। और तमाम सारे इसके बेस हैं, इसके डेवलपमेंट के जो कॉजेज तमाम सारे हैं, लेकिन दो बड़े, एक टेम्परेचर और दूसरा कौन सा? घटना चक्र के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन घटना चक्र का बुक वो पूरा ले लोगे आईएसपीसीएस वाला एग्जाम वाला, तो उसमें तो बेटा बहुत डिटेल आएगा, फिर उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी होंगे, तो फिर क्या करेंगे आप, है ना। इसीलिए ऐसे एग्जाम देखो, हर एग्जाम की स्ट्रेटजी, हर एग्जाम का वो अलग होता है। घटना चक्र से आप प्रैक्टिस हो करो, मान लेते हैं, तो उसमें तो सबसे पहले यूपीएससी का क्वेश्चन दिया रहेगा, और यूपीएससी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। पता लगा एक ही पेज में एक क्वेश्चन हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना जी। इसीलिए जो मान लेते हैं इसके लायक कोई सेट आउट बनाया हो, उससे प्रैक्टिस कीजिए, काम बन जाएगा, है ना। शुरू करें। पहला टेम्परेचर। चलो सब लोग पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो जाओ और हम टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कौन सा? एकदम कोई नहीं, मैं अभी लिखने का टाइम दूंगा पूरा, अब कोई नहीं लिखेगा, ना कोई लिखेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहां देखना है ध्यान से। चलो देखो, टेम्परेचर हमें कहां से मिलता है ये बताओ? सन से। तो पूरा का पूरा ध्यान यहां से, यहां पूरा ध्यान होना चाहिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर जो कम हो रहा हो, टेम्परेचर कम हो रहा हो, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? कम होगा। क्या हाँ या ना बोलो जल्दी से, एक एक बातों को आपको हाँ बोलना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर टेम्परेचर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? पक्का? सिर्फ समझना है और कमेंट करना है, बाद में लिखना, मैं अभी 1 मिनट 2 मिनट दे दूंगा आपको, तब लिखिएगा। टेम्परेचर कम मतलब फोटोसिंथेसिस कम। फिर से देखो, फोटोसिंथेसिस कम, इसका मतलब हाइट, ट्री की हाइट भी कम, इसका मतलब हार्डनेस ऑफ वुड्स ऑफ ट्री, इसका मतलब पौधों की लकड़ियों में हार्डनेस भी कम, ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा हार्डनेस, मतलब ज्यादा टेम्परेचर, कम फोटोसिंथेसिस, छोटी हाइट, हार्डनेस कम। कलर ऑफ, ये ऐसे लिखें, डार्कनेस ऑफ कलर ऑफ ट्री, ये भी कम। इसका मतलब ज्यादा ध्यान देना बेटा प्लीज, इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाली जगहों पर ज्यादा डार्क कलर की लकड़ी मिलेगी। डार्क कलर का मतलब लाल कलर होगा तो लाल एकदम रेडिश मिलेगी, येलो कलर की लकड़ी होगी तो एकदम पूरा ग्रीन कलर, एकदम खूब ग्रीन रहेगा। और कम टेम्परेचर में कलर का डार्कनेस कम मतलब व्हाइट होता जाएगा, हल्की लकड़ियां, कमजोर लकड़ियां, पौधों की हाइट क्या होगी? कम होगी। और वेजिटेशन ऐसे, वेजिटेशन ऐसे मिलेगा, कैसे? सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा। कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल। दूसरा, फिर और कम टेम्परेचर वाले में जाएंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा।
और कम टेम्परेचर में जाएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, और कम टेम्परेचर में जाएंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, और कम टेम्परेचर में जाएंगे टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा, और कम टेम्परेचर में टुंड्रा फॉरेस्ट। इसका मतलब हम इधर से इधर आएंगे बेटा तो इधर टेम्परेचर क्या होगा, कम। टेम्परेचर अभी एकदम नहीं लिखना है, मैं अभी 1-2 मिनट आराम से आपको दे दूंगा, पहले समझो। इसका मतलब अब आपसे पूछा जाए, चलो जवाब बताओ, सबसे हार्ड जो वुड्स होंगी, लकड़ियां होंगी, कौन से फॉरेस्ट की सबसे हार्ड? फिर से, सबसे लंबी लकड़ियां, सबसे लंबे पौधे कौन से फॉरेस्ट के होंगे? सबसे हार्ड, सबसे लंबे, सबसे कलर डार्क कौन से फॉरेस्ट का होगा? तो क्या बताएंगे आप, किसका होगा? ट्रॉपिकल का। अब ऐसे देखो, अब मान लेते हैं ये 900 मीटर की हाइट है, 1800 मीटर की हाइट है, 2700 मीटर की हाइट है, 3500 मीटर की हाइट है, 4000 मीटर या 4200 मीटर की हाइट है। फिर से देखना बेटा, सब लोग देखो, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? कम। टेम्परेचर क्या हुआ? कम। तो फिर से देखो, अब यहां बताओ, पहले कॉलम में हम क्या लिखे हैं? यहां पहले कॉलम में क्या लिखे हैं? पहला। तो इसका मतलब सबसे नीचे पहाड़ों पर क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो आपसे पूछ लिया जाए हिमालय में सबसे नीचे क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल। हिमालय में 900 से 1800 मीटर में क्या मिलेगा? सब ट्रॉपिकल। तीसरे पर टेम्परेट, चौथे पर कोनीफेरस, पांचवें पर टुंड्रा, छठे पर कुछ नहीं। अब 4200 मीटर से ऊंचे कुछ नहीं मिलता बेटा, गुल सब। जल्दी से इसे कॉपी में नोट कीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। डन। लिख लिए? तो अगर जो आपसे पूछ लिया जाए हिमालय का वेजिटेशन, हिमालय के बारे में पूछ लिया जाए, तो हिमालय में सबसे नीचे कौन से मिलेगा? बोलो बेटा। ठीक है, अच्छा। अब इसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। इसी में ध्यान देना, इधर ये 1800 मीटर से इधर वाली जो हाइट वाली, इसी को कहते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट।
1800 मीटर से ऊंचाई वाली हाइट पर क्या मिलता है हिमालय में? अल्पाइन फॉरेस्ट मिलता है, अल्पाइन फॉरेस्ट मिलता है। अब ध्यान देना, क्या इस तरीके से आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो अगर जो हम देखें वेजिटेशन ऑफ इंडिया, और कैसे? वर्टिकल अकॉर्डिंग टू हाइट। तो एक तो वेजिटेशन देख सकते हैं हिमालय का, एक वेजिटेशन देख सकते हैं पेनिनसुला रीजन का। हिमालय की ये मान लेते हैं ईस्ट, ईस्ट हिमालय, ये मान लेते हैं वेस्ट हिमालय। हिमालय में ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में 900 मीटर, तो यहाँ भी वेस्टर्न हिमालय में भी 900 मीटर। ईस्टर्न हिमालय में 1800 मीटर, तो यहाँ भी 1800 मीटर। यहाँ 1800 नहीं, यहाँ वही 1500 मीटर पे मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय में। यहाँ अगर 2700 मीटर, तो यहाँ वही चीज़ 2400 मीटर पे भी मिलेगी। यहाँ अगर जो 3400 मीटर, तो यहाँ वही 3200 मीटर पे ही मिलेगी। यहाँ अगर जो 4000 मीटर, तो यहाँ 3800 मीटर पे ही वो चीज़ मिलेगी। अब देख लेना है ईस्टर्न हिमालय। अब ईस्टर्न हिमालय में ये चीज़ें ऊपर क्यों मिल रही हैं? क्योंकि ईस्टर्न हिमालय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ईस्टर्न हिमालय में रेनफॉल ज़्यादा है, तो इसीलिए मिलता है। ईस्टर्न हिमालय में टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा है, सीधी बात। ह्यूमिडिटी की अलग बात है। तो यहाँ क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल हिमालय में ट्रॉपिकल, दूसरा सब ट्रॉपिकल, तीसरा टेम्परेट, चौथा कोनीफेरस, पांचवा टुंड्रा। 3800 मीटर के बाद वेस्टर्न हिमालय में, 4200 मीटर के बाद ईस्टर्न हिमालय में कुछ नहीं मिलेगा। समझे? दिख नहीं रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अरे भाई, हम लिखेंगे तब तो साइड में होंगे आप भी। पेनिनसुला में देखो, पेनिनसुला में, पेनिनसुला का कोई भी पार्ट 900, 1800, 2700 मीटर से ऊंचा है ही नहीं। इससे ऊंचा कोई भी पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए पेनिनसुला रीजन में पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, दूसरा सब ट्रॉपिकल, और तीसरा फिर टेम्परेट मिलते हैं, बाकी खत्म है ना। इन्हीं फॉरेस्ट को बोल देते हैं अल्पाइन। हिमालय में 1500 मीटर से ऊंचाई वाले फॉरेस्ट को ही क्या बोल देते हैं? कोनीफेरस, और उसको अल्पाइन। ठीक है। पीछे स्लाइड का, अच्छा पीछे स्लाइड का ये, अच्छा लिख लो, यही मैंने वहां बता दिया। लिख लिए? हो गया सबका? ठीक, आगे बढ़ें।
इसको इसको भी लिखे। कहाँ गया, इसको भी लिखे। हो गया बेटा, ठीक, आगे बढ़े। कोई नहीं, चलो भाई। फिर अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा? रेन या प्रिसिपिटेशन। दूसरा देखते हैं। एक बार ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, एकदम कर देंगे। यही ग्राफ ना, यही ग्राफ ना। यही ग्राफ ना अमन? बताइए। टेम्परेट नीचे ज्यादा अच्छा, ये दिक्कत है। टेम्परेट नीचे ज्यादा क्यों होता है? टेम्परेचर नीचे ज्यादा क्यों होता है? ये सिंपल सा फिजिक्स है भाई। मुझे लगा ग्राफ में दिक्कत है। ऐसे देखो, ये ऊपर ये नीचे, जैसे जैसे ध्यान देना, जैसे जैसे हम ऊपर में जाएंगे ध्यान देना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी कम होगी ऊपर जाने पर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कम होगी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी, जिससे जिससे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई तो ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों कम करने लगेगा। मतलब ऐसे आसान भाषा में समझो, ग्रेविटी कम हुई, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मतलब हवा पतली हो गई ऊपर जाने पर। हवा जब पतली हो गई तो ना तो सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ना तो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। और जब सनलाइट एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर कम हो गया काम, है ना? टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर अगर जो कम हो रहा है ऊपर जाने पर, टेम्परेचर कम हो रहा है। इसीलिए तो अरे भाई, अमृतसर को देखोगे, अमृतसर शिमला एक के लैटिट्यूड पर है, दिल्ली जिस लैटिट्यूड पर है उसी पर गैंगटोक है। लेकिन दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गैंगटोक में कम, क्योंकि गैंगटोक की हाइट ज्यादा है, वो ज्यादा ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर जाने पर हवा पतली हो जाती है। वो हवा पतली होने का मतलब ये जो मैं लिखा, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कम हो गई, जिससे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन कम, टेम्परेचर कम। और जब टेम्परेचर कम तो फिर यही तो, टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेचर तो एक तो ये टेम्परेचर कैसे, एक तो ये टेम्परेचर ध्यान देना, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर कम होगा। तो ये तो टेम्परेचर इधर, इसका मतलब इक्वेटर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद कोनीफेरस, और पोलर रीजन में तुंद्रा फॉरेस्ट। एक तो ये भी है, और एक ये भी आपको बताया गया कि जब हम हाइट पे भी जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो भी इसी तरीके से फॉरेस्ट मिलेंगे। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को?
किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब आ जाएं। अब आगे बढ़ जाएं। बोलिए भाई। डन। डेंसिटी क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बढ़िया है, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ 3.5। ठीक, अब आ जाते हैं रेनफॉल या वेजिटेशन, इसमें प्रेसिपिटेशन। देखो, मान लेते हैं बारिश कम हो, ज्यादा हो तो भी कम हो, कम होगा तो फिर क्या होगा? बायोमास कम होगा। बायो क्या? फ्लोरा एंड फौना। मास का मतलब नंबर, बायोमास कम होगा। फिर से बायोडाइवर्सिटी, ये भी कम होगी। बायो, फ्लोरा और फौना, डाइवर्सिटी का मतलब टाइप ऑफ स्पीसीज, ये भी कम होगा, ठीक है। तो वेजिटेशन कुछ ऐसे होगा, जहां सबसे अधिक बारिश होगी वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। जहां सबसे अधिक बारिश होगी वहां क्या मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब किताबों में ऐसे भी लिखा है, वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन। एक वेट एवरग्रीन का, एक ड्राई एवरग्रीन। इसमें खास बात क्या होगी? देखो, ज्यादा बारिश वाले रीजन में है, इसमें ट्री बहुत ज्यादा होंगे, मतलब ट्री की डेंसिटी ज्यादा होगी, खूब ज्यादा पौधे मिलेंगे, खूब ज्यादा लेयर में पौधे मिलेंगे, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगला दूसरा वेजिटेशन, फिर दूसरा क्या मिलेगा? डेसिडुअस। अब इसमें वही फिर वेट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। अब इसमें ट्री ज्यादा तो मिलेंगे लेकिन इनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। डेंसिटी तो यहां पौधे ज्यादा मिल रहे हैं, डेंसिटी ज्यादा, पौधे ज्यादा हैं लेकिन उनकी डेंसिटी थोड़ी कम। अब ऐसे ही देखो, इसी तरीके से करना हो तो ऐसे फिर यहां भी पौधे, ट्री मिलेंगे, साथ साथ घास मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर कैटेगरी, ट्री नहीं मिलेंगे, ट्री नहीं मिल रहे हैं तो क्या मिलेगा? सिर्फ घास मिलना शुरू हो गया, है ना। इसी तरीके से तो तीसरी कैटेगरी क्या होगी? और कम बारिश। तो तीसरी कैटेगरी सवाना वेजिटेशन। तो सवाना वेजिटेशन में क्या मिलेगा? ट्री और घास दोनों मिलेगा, और कम बारिश। ग्रासलैंड्स, और कम बारिश, और कम बारिश। डेजर्ट, या थॉर्न। थॉर्न फॉरेस्ट, तो यहां का
यहां जेरोफाइट मिलेगा। तो फिर से देखो, पौधे ही तो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पौधे खूब ज्यादा डेंस, पौधे हैं लेकिन डेंस कम, फिर पौधों के साथ घास, फिर कुछ नहीं, ऐसे ही ना। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडुअस, सवाना, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट वेजिटेशन, या थॉर्न फॉरेस्ट, इसे भी लिख लो। तो इधर से इधर हम आएंगे, इधर से इधर अगर जो हम आ रहे हैं, इधर से इधर हम आ रहे हैं, तो रेनफॉल कम होती है। तो इक्वेटर पर सबसे अधिक रेनफॉल, पोलर रीजन में जाने पर सबसे कम रेनफॉल होती है। इक्वेटर पर सबसे अधिक, इधर जाने पर रेनफॉल भी कम होगी, रेनफॉल भी कम होगी। हो गया, लिख लिया आप? बोले बेटा? लिख लिए? आगे बढ़ जाए। तो यहीं इंडिया के वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। इंडिया के वेजिटेशन की बात, चलो जी देखो, जैसे जैसे मान लेते हैं हिमालयन वेजिटेशन, हिमालय का ध्यान देना बेटा। जैसे हम इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आने पर रेन कम होती है। तो जब रेन कम होगी तो उसी तरीके से रेनफॉल जब कम होगी, और फिर 900 मीटर की हाइट पर, 900 मीटर की हाइट पर तो मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब यहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहां भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहां भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहां भी ट्रॉपिकल। अब पहले देखते हैं, ट्रॉपिकल 900 मीटर की हाइट पे मिलेगा, लेकिन बारिश में सेट करना हो तो बारिश में जहां सबसे अधिक बारिश होगी, इधर बारिश ज्यादा होगी, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। फिर से देखो आगे, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। तो ये बिहार में देखो, बिहार के नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम चंपारण में क्या मिलेगा? वेट डेसिडुअस, वेट डेसिडुअस। ऐसे फिर से देखो, नंबर 5वां, यहां नंबर 5वां
सवाना वेजिटेशन। फिर से अगला नंबर 6 ग्रासलैंड। तो याद नहीं है आपको, यहां घास मिली थी मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। नंबर 7 यहां नंगा पर्वत याद है, डेजर्ट। इसी तरीके से ऐसे प्लेन एरिया में भी, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, झारखंड में जगह ड्राई एवरग्रीन, और बिहार में चले जाएंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। इंडिया में इसी की संख्या सबसे अधिक है, 40% से अधिक यही फॉरेस्ट है। तो बिहार, यूपी, इन सबों में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। और आगे जाओगे तो सवाना, थॉर्न फॉरेस्ट। तो मैदानों में घास है ही नहीं, यहां घास नहीं है, लोग रहते हैं ज्यादा, तो फिर डेजर्ट इधर आ जाएगा सब कुछ। ऐसे ही अगर जो पेनिनसुला की बात करें, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जो पीडीएफ ओडीएफ हो तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें क्या दिया है। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसीलिए पीडीएफ का इस्तेमाल एकदम मिनिमम किया। पीडीएफ का इस्तेमाल आपका नोट्स के लिए है, जाओ नोट्स पढ़ो, लेकिन पढ़ना है नोट्स। इसे मैं स्टार्टिंग क्लास में भी कहा था, ठीक है। तो पीडीएफ का इस्तेमाल बस उसी लिए है। तो फिर से देखो पीडीएफ, इसमें भाई हम इधर से, यहां से इसकी तरफ जाएंगे वेस्ट में, तो यहां रेनफॉल नॉर्थ की तरफ जाने पर रेनफॉल कम होती है। तो केरल में, और मतलब इस वेस्टर्न घाट में, साउथ में, नॉर्थ में, यहां ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, यहां ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। इसी तरीके से फॉरेस्ट मिलेंगे। इसमें भी अगर जो ऐसे इसी तरीके से जाएंगे तो यहाँ बारिश कम होती है। तो एक जगह एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ऐसे तरीके से सीरियल इसी तरीके से लगा लेना है। यही अब इसमें और क्या एक फॉरेस्ट अलग से मिल जाता है, एक फॉरेस्ट और अलग क्या मिल जाता है हमारे यहाँ कोस्टल एरिया में टाइडल फॉरेस्ट मिलते हैं। टाइडल फॉरेस्ट, मैनग्रो मिल जाता है। यहाँ मैनग्रो, यहाँ सुंदरबन डेल्टा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। मैनग्रो सिर्फ अलग हैं बस, और तो लगभग फॉरेस्ट जो मैं आपको समझाया यही पीडीएफ में दिया है। एक बार इसे देखोगे तो यही सब यहां दिया है। फॉरेस्ट का डिफिनेशन दे दिया, इंडिया कितना फॉरेस्ट कवर है, क्या क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां कहां है। फिर से इसमें टाइप दे दिया, देखो क्या दिया है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां दिया। पहले देखो, अब आप लोग देखोगे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अधिक बारिश वाले में होगा। कौन कौन सा पौधा है इसके बारे में भी दे दिया। वेट एवर ट्रॉपिकल, फिर मोस्ट का मतलब ये वेट, यही वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट दूसरा ज्यादा मिलता है। ये कहां मिलता है आपको ये भी बता दिया गया, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फिर मिल रहा है, ड्राई डेसिडुअस। तो इंडिया में ज्यादा, अब ड्राई एवरग्रीन कम मिलता है। ड्राई एवरग्रीन के फिर बाद क्या शुरू हो जाता है, वेट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। सबसे ज्यादा संख्या इसी की है, 40% से अधिक संख्या यही है। टीक, पलास, बेर, सीसम, सागौन, है ना। अच्छा, थॉर्न फॉरेस्ट, जहां 50 सेंटीमीटर से बारिश कम हो, थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे 50 सेंटीमीटर से बारिश। माउंटेन फॉरेस्ट आपको बताया गया, माउंटेन फॉरेस्ट में ही क्या मिलेगा, इसी माउंटेन फॉरेस्ट में क्या बोला गया, अल्पाइन फॉरेस्ट। इसी माउंटेन फॉरेस्ट को क्या बोला गया बेटा, अल्पाइन फॉरेस्ट। भाई ये अल्पाइन है, ठीक है। अच्छा, हिमालय ड्राई टेम्परेट पाइन, इसी को ड्राई टेम्परेट को इसी बोलता है टाइगा फॉरेस्ट, ठीक है।
अल्पाइन देखो यहाँ अल्पाइन, इसी को हिमालयन फॉरेस्ट में अल्पाइन हाइट, जिसकी हाइट है ना 1800 से ऊपर हो, उससे ऊपर, ठीक है। यहां लिखा है 3000 मीटर, 1800 से 3000 मीटर, 3000 मीटर के ऊपर अल्पाइन नहीं मिलता। अब एक अलग मैनग्रोव, मैनग्रोव के बारे में कहां कहां, ये कोस्टल एरिया में है। मैनग्रोव क्या होते हैं, मैनग्रोव जेरोफाइट हेलोफाइट होते हैं। खारे पानी में, कहां उगते हैं, खारे पानी में होते हैं। तो हमारे यहां मैनग्रोव कहां कहां है, हमारे यहां मैनग्रोव सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, फिर से ध्यान देना। दूसरा महानदी मैनग्रोव को हम बोल देते हैं भीतरकणिका मैनग्रोव, क्या बोल देते हैं, भीतरकणिका मैनग्रोव। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को बोल देते हैं कोरिंगा मैनग्रोव, कोरिंगा। कावेरी को कावेरी ही बोल देते हैं। अच्छा, फिर से यहां नहीं दिया है, यहां भी देखो, यहां कयाल्स मिलते हैं, नंबर 5वां कयाल्स मिलते हैं। तो बिंबनाद लेक, अष्टमुड़ी लेक में मिलता है मैनग्रोव, तो यहां भी मैनग्रोव। रत्नागिरी मैनग्रोव, ये महाराष्ट्र और गोवा वाला मैनग्रोव, ये नंबर 6, रत्नागिरी और गोवा सटा हुआ है, तो ये मैनग्रोव। गुजरात मैनग्रोव, ये गुल्फ ऑफ खंभात और रन ऑफ कच्छ, गुल्फ ऑफ कच्छ गुजरात मैनग्रोव। लक्षद्वीप मैनग्रोव यहां नहीं दिया है, नंबर 8 कर देंगे, लक्षद्वीप मैनग्रोव। अंडमान निकोबार मैनग्रोव नंबर 9 कर देंगे, ऐसे कर। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मैनग्रोव, समझ में आ रही बात। हो गया। तो ये आप पीडीएफ एक बार पढ़ोगे और इसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ा दिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया गया है। अब एक और टॉपिक जो बार बार, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हमने किया था, है ना, अब इसमें थोड़ा सा हमें कर लेना है यूरोप, थोड़ा सा यूरोप। अब इसमें मैं डायरेक्शन बताऊंगा, पता लगा मैं एटलस कराने लगा तो पूरा समय इसी में चला गया। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूंगा इसमें, है ना, मैं पढ़ने का तरीका आपको इसमें बता दूंगा। जैसे देखो, ध्यान दो, एक मिनट पानी पी ले बेटा। ध्यान दो, जैसे जिस तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका किए हैं, उसी तरीके से आप क्या कर जाएंगे, बोलिए, उसी तरीके से आप यूरोप कर जाएंगे। तो देखो, पहले के जो लोग होते थे, खासकर यूरोप के लोग ऐसे नाव से टहलते थे। तो नाव से हम टहलना शुरू करें तो देखो, मान लेते हैं नाव से हम टहलना शुरू करें, तो पहले यहां नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के एक आइलैंड है जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क के पॉलिटिकली कंट्रोल में है। ग्रीनलैंड के बाद एक ये शुरू हो जाता है आइसलैंड, आइसलैंड शुरू हो जाता है, और आइसलैंड से शुरू हो जाता है बेटा यूरोप, यहां से शुरू होगा यूरोप। अब ग्रीनलैंड मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच यहां डेनमार्क स्ट्रेट, ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट। मतलब ये ग्रीनलैंड को, मतलब नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप मतलब आइसलैंड से सेपरेट कर रहा है। अब फिर आइसलैंड से इधर फिर जाओगे, इधर चलोगे तो मिलेगा नॉर्वेजियन सी, तो यहां क्या मिल गया, नॉर्वेजियन सी।
थोड़ा सा और जाएंगे तो फिर मिलेगा नॉर्वे, थोड़ा सा और फिर मिलेगा स्वीडन, थोड़ा सा और फिर अब मिलेगा यहाँ गुल्फ ऑफ बोथनिया, गुल्फ ऑफ बोथनिया, फिर गुल्फ ऑफ बोथनिया के बाद यहां मिलेगा फिनलैंड, इन सबों की कैपिटल आपको देखना है कि भाई रेक्याविक इसकी कैपिटल है, ओस्लो इसकी कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड के हेलेंस्की है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे आइसलैंड, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे, स्वीडन, गुल्फ ऑफ बोथनिया, उसके बाद कौन सा फिनलैंड, कौन सा मिलेगा बेटा फिनलैंड। अब आगे देखो ध्यान से, फिनलैंड के बाद ऐसे आप अगर जो साउथ में आएंगे, साउथ में तो यहां मिलेगा गुल्फ ऑफ फिनलैंड, साउथ में आएंगे गुल्फ ऑफ फिनलैंड, गुल्फ ऑफ फिनलैंड से आप साउथ में आएंगे तो मिलेगा इस्टोनिया, एक और साउथ में आएंगे तो मिलेगा लाटविया, फिर और साउथ में आएंगे फिर लिथुआनिया, लिथुआनिया, फिर यहीं रूस की एक टेरिटरी मिलेगी, उसके बाद कैलिनग्राड, यहीं रूस का एक जगह मिलेगा, यहीं मिलेगा कैलिनग्राड, और इसके बाद फिर मिलेगा पोलैंड। तो देखो कहां कहां देखे, आइसलैंड, आइसलैंड के बाद ईस्ट में जाओगे तो देखो ये नॉर्वेजियन सी, आइसलैंड के बाद ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्वेजियन सी, उसके ईस्ट में जाएंगे तो यहां नॉर्वे, उसके ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद गुल्फ ऑफ बोथनिया, ये गुल्फ ऑफ बोथनिया, फिर मिलेगा फिनलैंड, फिनलैंड के बाद फिर गुल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ गुल्फ ऑफ फिनलैंड, उसके बाद इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, दिख रहा है ना, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब देखना ध्यान दे, इसी में इस तरीके से आपको एटलस देखना है, मतलब इसी तरीके से आप एटलस धीरे 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 देखते हुए चले जाएंगे, एटलस धीरे धीरे देखते हुए चले जाएंगे। अब इसमें ध्यान देना, इसमें कौन कौन सी कंट्री, ध्यान देना, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे कंट्री, फिनलैंड तक, इसे कहा जाता है नॉर्डिक कंट्री। इसे क्या कहा गया, नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक, नॉर्डिक क्यों कहा जाता है, नॉर्डिक क्यों कहा जाता है, बोलो बेटा। नॉर्डिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां नॉर्डिक ट्राइब रहती है। क्यों कहा जाता है, नॉर्डिक ट्राइब रहती है। आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क भी है। ठीक है, तो कौन कौन सा, आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो डेनमार्क है। तो यहां कौन सी कंट्री, नॉर्डिक। क्यों नॉर्डिक इसे बोला जाए, नॉर्डिक ट्राइब रहती है यहां, वो ट्राइब अफ्रीका वाली ट्राइब नहीं है। तो कौन कौन सा, आइसलैंड, फिर कौन सा, नॉर्वे, फिर कौन सा, स्वीडन, फिर कौन सा, फिनलैंड, फिर कौन सा, डेनमार्क। इसी नॉर्डिक ट्राइब की कहानियों पर मार्वल एकदम हिट हो गई है। ये जो लोकी नाम का कैरेक्टर है ये नॉर्डिक में है, थॉर नाम का कैरेक्टर है नॉर्डिक में है, थाइनोस, ये सब नॉर्डिक ट्राइब की कहानियां हैं। जैसे हम लोगों में कहानियां राम, अल्लाह, गुरु तेग बहादुर, इन सबों की कहानियां चलती हैं। मान लिया गुरु तेग बहादुर तो एविडेंस है, लेकिन और जो कहानियां, ये लोकी वगैरह की कहानियां इसी नॉर्डिक ट्राइब की कहानियां चलती हैं। समझ में आ रही बात, इसी नॉर्डिक ट्राइब की कहानियां होती हैं आगे। तो ये सब नॉर्डिक कैसे देश कहे जाते हैं, नॉर्डिक कंट्री। अच्छा, इसी नॉर्डिक कंट्री में अब दूसरा बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्री।
कौन सा? स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसमें स्कैंडिनेविया का मतलब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बेटा, है ना, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में तो ये देखो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, इसे देखो, ये स्कैंडिनेवियन, ये पेनिनसुला स्कैंडिनेवियन है, ये पेनिनसुला। तो इसमें कौन कौन सी? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिर डेनमार्क। तो अगर जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे जितनी कंट्री हैं, हल्क कहां ये गजब का पूछा, हल्क कहां का है ना? हल्क तो एक इमेजिनरी एक्टर है, लेकिन ये जो लोकी थॉर वाला है ना, ये नॉर्डिक ट्राइब की कहानियां हैं। तो यहां नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को क्या बोल दिया जाता है? इसे बोल दिया जा रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसे क्या बोल दिया जा रहा है बेटा? स्कैंडिनेवियन कंट्री। आगे बढ़ो फिर से, हमें कुछ और देश मिले। देखो इस्टोनिया, दूसरा हमें लातविया, तीसरा लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों, इसे कहा था बाल्टिक स्टेट, क्योंकि ये बाल्टिक सी से सी की तरफ हैं। अच्छा, बाल्टिक सी पे पोलैंड भी है, लेकिन इन्हीं को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। इसके बाद पोलैंड है, इसके बाद कौन सी कंट्री? पोलैंड। कौन सी कंट्री बेटा? इसके बाद पोलैंड है, ठीक है, इसके बाद पोलैंड है। अब पोलैंड ध्यान दो, मैं जल्दी जल्दी बताता हुआ चला जाऊंगा। पोलैंड, पोलैंड के बारे में थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताता हुआ चला जाऊंगा, आप एटलस में देख लीजिएगा प्लीज, नहीं तो फिर ऐसे तो लिखा नहीं मिलेगा ना। ये पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड में एक नदी है जिसका नाम है, देखो मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको एटलस में दिखना, विस्तुला। कौन सी नदी? विस्तुला। विस्तुला नदी के आगे एक पोर्ट है जिसका नाम है गंडास्क। इसी विस्तुला नदी पर पोलैंड की कैपिटल वार्सा है। फिर से, पोलैंड की एक नदी विस्तुला, आगे उसके गंडास्क, इसी के तट पर, इसी के कोस्ट पे वार्सा पोलैंड की कैपिटल है। ये पोलैंड की कैपिटल वार्सा, यहीं बगल में एक जगह होगी लोड्ज, एटलस में दिख रहा है, यहां नहीं लिखा है, लोड्ज। वार्सा और लोड्ज रीजन सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है पोलैंड का। वार्सा और लोड्ज रीजन बेटा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, ये पोलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। और वार्सा को पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वार्सा को पोलैंड का मैनचेस्टर भी। तो आप एटलस सामने रखोगे तभी पढ़ पाओगे ना, बहुत लंबा ऐसे ऐसे AED वाले बैच में नहीं इतना किया सकता हो, तो मैं ठीक है थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं कि आपको तरीका पता चल जाए। फिर से देखो बेटा, अगली एक नदी ओड्रा, ODER, ओड्रा। ओड्रा नदी पोलैंड और जर्मनी की बाउंड्री बनाती है। ओड्रा नदी किसकी बाउंड्री बनाती है? पोलैंड और जर्मनी की। किसकी बाउंड्री बेटा? पोलैंड और जर्मनी की बाउंड्री बनाती है। अगला, फिर आ गए जर्मनी में। जर्मनी में एक नदी एल्ब। कौन सी नदी? एल्ब। तो एल्ब, तो जर्मनी की एक नदी है एल्ब, ऐसे एक नदी है, ये एल्ब। एल्ब नदी के माउथ पर ऐसे हैम्बर्ग पोर्ट है, हैम्बर्ग पोर्ट। इसी एल्ब नदी के राइट साइड से एक नदी आती है स्प्री। इसी स्प्री रिवर के कोस्ट पे
बर्लिन है कैपिटल। तो एल्ब की ट्रिब्यूटरी है स्प्री, स्प्री के कोस्ट पे, स्प्री के बगल में बर्लिन कैपिटल है। हैम्बर्ग, ऐसा देखो, ऐसे जर्मनी है, ऐसे जर्मनी इधर से, तो यहां बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से और ऐसे हैम्बर्ग को जोड़ दिया गया है एक नहर से, उसे बोलते हैं कील। तो कील कैनाल जर्मनी की है, बाल्टिक सी से इस नहर से कोई हैम्बर्ग तक चलाएगा। और हैम्बर्ग एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो यहां नॉर्थ सी में निकलता है, नॉर्थ सी में निकलता है। ठीक है, तो कौन सी कैनाल? कील कैनाल। कौन सी कैनाल बेटा? कील कैनाल। इसके बारे में अगर जो किसी फिजिकल मैप में होगा तो मैं बता सकता हूं। यहां जर्मनी में यहां बना दिया गया है, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करने वाला, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से यहां कनेक्ट करने वाला ऐसे कील कैनाल। ये कील कैनाल हैम्बर्ग पोर्ट को कनेक्ट कर देती है। ये कील कैनाल किसको कनेक्ट कर देती है? हैम्बर्ग पोर्ट को। यहां कील कैनाल हैम्बर्ग पोर्ट को, ऐसे देखो, बाल्टिक सी से यहां कील कैनाल बना दिया गया, हैम्बर्ग पोर्ट को कनेक्ट कर देती है। अगला, इसी में देखो ऐसे एक पेनिनसुला बढ़ा हुआ है, इसी पेनिनसुला में डेनमार्क है। इस पेनिनसुला को कहते हैं जटलैंड पेनिनसुला। फिजिकल मैप में देखोगे तो मिलेगा। हाँ, कील स्ट्रेट नहीं है, कील स्ट्रेट नहीं है, तो जटलैंड पेनिनसुला, इसी को क्या बोलते हैं? जट। इसी जटलैंड पेनिनसुला पर कौन सा है? इसी पर है, इसी पर जटलैंड पेनिनसुला पर डेनमार्क है। आगे बढ़ो कील कैनाल से, फिर से देखो जर्मनी, जर्मनी के बाद फिर आ जाएगा नीदरलैंड, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में देखो, अगला मैप मैं दिखा रहा हूं, नीदरलैंड। नीदरलैंड में नीदरलैंड में नीदरलैंड में अच्छा, कोई एचडी मैप मिलेगा तो उसमें ज्यादा अच्छा हो जाएगा, देखते हैं, उसमें दिखाना आसान हो जाएगा ना। कोई एचडी मैप मिले, यूरोप मैप पीडीएफ ना, इसमें तो कुछ नहीं है। अलाबामा, अच्छा, दिख तो रहा है ठीक ठाक, इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, ये बढ़िया है। चलो, एक तो हो गया, तो और इसमें क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मेटेरियन से, यूरोप, यूरोप की कंट्री, यूरोप है ना, और क्या होगा? मेटेरियन सी कंट्री है, मेटेरियन सी कंट्री, ये भी कर लेते हैं। ठीक, ये ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो यहां हम आ गए कहां? नीदरलैंड। कहां गए बेटा? नीदरलैंड। एक बार ये मैप देखो, फिर उसके बाद नीदरलैंड,
हम आ गए यहां नीदरलैंड। चलो देखो वही टाइप का है भाई, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम जिसकी कैपिटल है वही ठीक है, इससे अच्छा यहां लगाने पर नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, लेकिन इसी एम्स्टर्डम के साउथ में देखो यहां रॉटरडम है। कौन सी जगह है? रॉटरडम। अब ये रॉटरडम, यहां स्विट्जरलैंड से एक नदी निकलती है जो फ्रांस जर्मनी की बाउंड्री बनाती है, ड्रेसडन बोन होते हुए ये रॉटरडम पे आ जाती है, रॉटरडम नीदरलैंड में। इस नदी का नाम है राइन। इस नदी का नाम क्या है? राइन। इस नदी का नाम कौन सा है? राइन। तो नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सी को ये कील कैनाल कनेक्ट करती है ना बेटा। अब इसे कील स्ट्रीट भी कह दो अलग बात है, लेकिन कील कैनाल कनेक्ट करती है नॉर्दर्न सी को और बाल्टिक सी को। ठीक, ये रॉटरडम। रॉटरडम के बारे में सुन लो। पहला नीदरलैंड में है, दूसरा माउथ पे है राइन रिवर के, दूसरा तीसरा यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है, चौथा ये जो राइन रिवर है, ये जो राइन रिवर है ये दो माउंटेन के बीच से होकर फ्लो करती है। एक तरफ समझ लो विंध्यन है, एक तरफ सतपुड़ा, ये तो इंडिया में है। तो ऐसे ही एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी की तरफ और फ्रांस की तरफ वॉसेज माउंटेन है, इसी से होकर मतलब रिफ्ट वैली से होकर जाती है ये राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर एरिया जर्मनी में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। राइन रिवर एरिया जर्मनी में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे बढ़ेंगे, एक देश मिलेगा बेल्जियम, बेल्जियम के बाद मिल जाएगा फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अब फिर से देखो, फ्रांस और ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यहां ये नॉर्थ सी, ये इंग्लिश चैनल, और यहां मिलेगा डोवर स्ट्रेट। तो डोवर स्ट्रेट ये फ्रांस को किससे अलग कर देगा? यूनाइटेड किंगडम से अलग कर देगा। तो डोवर स्ट्रेट सेपरेट द फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम एंड कनेक्ट नॉर्थ सी टू इंग्लिश चैनल। ठीक है, रिफ्ट वैली, नॉर्थ सी टू इंग्लिश चैनल। और ये किसे अलग कर देगा? यूनाइटेड किंगडम को किससे? फ्रांस से। अब ये फ्रांस में एक रिवर मिली सीन, इसी सीन रिवर के माउथ पे, इसी सीन रिवर के कोस्ट पे पेरिस है। ये पूछा गया है, सीन रिवर पेरिस। एटलस लिए होंगे तब आप समझ पाएंगे। फिर से अब इधर से यहां पे आएंगे, यहां मिलेगा बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के में एक पोर्ट है बॉडी बॉक्स। ये कौन से? ये गरेनो रिवर के सॉरी, ये बॉडी बॉक्स एक दारू की कंपनी का नाम है। बॉडी बॉक्स एक दारू की कंपनी का नाम है। यहां से सबसे ज्यादा वाइन एक्सपोर्ट होता है। फ्रांस में आ जाएंगे, फ्रांस के साउथ में स्पेन, स्पेन के यहां साउथ में पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, ये टेगस रिवर, और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, ये भी इसी रिवर के पास है। ये लिस्बन और ये पोर्ट है पोर्टो, ये भी इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। ये भी जैसे बोर्डो इंपॉर्टेंट है ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी वाइन एक्सपोर्ट होता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिर से देखो, यहां से अगर जो हम इधर से होते होते इधर जाएंगे तो यहां मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हम इंटर कर जाएंगे मेडिटेरियन सी में। अब ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्पेन मतलब यूरोप, यहां मोरक्को, मोरक्को मतलब अफ्रीका। तो अफ्रीका को यूरोप से और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। अफ्रीका को यूरोप से अलग किया, अफ्रीका को यूरोप से अलग किया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यूरोप अफ्रीका को अलग किया और इधर अटलांटिक ओशन, इधर मेडिटेरियन सी से कनेक्ट किया। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से आप एक तरफ से देशों को देखते हुए चले जाइए। मेडिटेरियन सी में आ गए, फिर फ्रांस मिला, फिर यहाँ इटली, फिर यहाँ मेडिटेरियन सी के बाद फिर यहाँ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के चारों तरफ कंट्रीज को देखते चले जाओ। अब मेरे पास इतना समय नहीं कि एकदम डिटेल में आपको पढ़ाऊं डायग्राम बना के, फिर तो बेटा इसी पर कितनी क्लास लग जाएगी, पता लगा 15 क्लास में तो खत्म करना है। ये भी तो मजबूरी है कि भाई इसमें इसे ज्यादा पढ़ के भी क्या, मैं तो कहूंगा एटलस ज्यादा नहीं, उन देशों के बारे में देख लीजिए, उन देशों के बारे में देख लीजिए जो देश किसके किनारे हैं,
कॉन्फ्लिक्ट एरिया में है। जैसे यहां देखो, अब यहां आ जाओगे एजियन सी, एजियन सी के बाद फिर यहां आ जाओगे मरमरा सी, फिर यहां जाओगे ब्लैक सी, ब्लैक सी के आसपास बुल्गारिया, रोमानिया, फिर से यहां यूक्रेन है, यहां क्राइमिया है, यहां देखो एक रिवर है नीपर, यहां एक रिवर है डोनेट्स, डोनेट्स, ये देखो डोनेट्स रिवर, डोनेट्स रिवर के इधर वाला एरिया रूस कह रहा है अब ये तुम्हारा नहीं है, ये डोनेट्स, ये पूरा कब्जा कर लिया है रूस, तो ये वाला एरिया देख लो, यही बेलारूस है रूस के बगल में, तो ये सब बाउंड्रीज देख लोगे तो भी काम बन जाएगा, है ना, ये सब बाउंड्रीज देख लेंगे तो भी काम बन जाएगा। यहां बस कि रूस से कौन सी बाउंड्री टच करती है। अगला इसमें देखेंगे, ध्यान दें, इसमें देखेंगे यहां ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, यहां ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में फिजिकल मैप देखेंगे तो फिजिकल मैप, यहां कॉकेसस माउंटेन है। कौन सा माउंटेन? कॉकेसस। इसी कॉकेसस की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। कॉकेसस माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस। ये एल्ब्रुस हाईएस्ट पीक है। किसका हाईएस्ट पीक है? ये एल्ब्रुस हाईएस्ट पीक है किसका? यूरोप का। तो माउंट एल्ब्रुस इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। नहीं करना है भाई, याद उद नहीं करना है, याद उद नहीं करना है, ठीक है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जहां न्यूज वाली बात हो ना वही मैप में देख जाइए। एडीओ में इतना भयानक इतना नहीं आएगा जी, ये तो मैं बता दे रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। तो जैसे रूस के आसपास का जो बाउंड्री टच कर रहा है वो देख जाइए, कैस्पियन सी ये सबसे हाईएस्ट पीक है, चलो इसे याद कर लेना, काम खत्म। इतना ज्यादा नहीं करना है ना, इसलिए मैपिंग पे मैं इतना ध्यान नहीं, टॉपिक पे इतना ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना, फिर अगले दिन मिलेंगे। अगले दिन हम वेजिटेशन हो गया, अगले दिन थोड़ा सा ओशनोग्राफी कर लेंगे, ओशन करंट वगैरह, कोरल रीफ, ये सब कर लेंगे। ऐसे 2-3 दिनों में हम इसे खत्म करेंगे, ठीक है ना बाबू? ठीक, मिलते हैं, ठीक। आज इतना ही है ना, आज इतना ही।